हेलो। नमस्कार। 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे मित्रों। मैं के पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल के पांडे एडवांस मैथ क्लासेज में। मैं पढ़ा रहा हूं ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी के लिए, सीजीएल प्री के लिए, आप बोल सकते हो एडवांस मैथ एलजेब्रा। सबसे पहले मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और उसके मैं 9 वीडियो डाल चुका हूँ और बेसिक से मैंने वो सब कुछ समझाया हुआ है। आप वहाँ मेरे बेसिक से सभी वीडियो देख लेना, पूरा क्लियर हो जाएगा। और आज पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल, गुणनफल निकालना, मूलों के वर्गों का योग निकालना। ये छोटी छोटी बातें मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। ग्रुप डी एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए ये राम बाण की तरह काम करता है द्विघात समीकरण, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं और ये सिंपल टॉपिक भी है थोड़ा सा। तो आप मेरे साथ बने रहिए और देख लीजिए द्विघात समीकरण। एक दिन मैंने मेरा वीडियो देखना तो मैं द्विघात समीकरण के खंड करना तो मैं सिखा गया था आप लोगों को, और डायरेक्ट करना भी मैंने ऐसे बता दिया था। अगर कभी भी ऐसे आ जाए कोई भी द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के जैसे 9x प्लस के 20, जब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो तो फिर सीधा सीधा यहाँ हम दिमाग नहीं लगाते, सीधा 20 के फैक्टर कर लेते हैं। ऐसे दो फैक्टर जिनका प्लस करके टोटल करके 9 आ जाए तो आप कहोगे साहब यहाँ -5 और 4 करेंगे तो माइनस के 9 आ जाएगा। यही दो मान आएंगे, एक एक्स का मान 5 और एक एक्स का मान 4। अब ये चीजें मैं सिखा चुका हूं तो इसलिए यहाँ अपना समय बर्बाद हमें नहीं करना। और यहाँ से मैं आपको सिर्फ इतना समझाने की कोशिश करूंगा, जैसे x के दो मान यहाँ निकल के आए तो ये दो मान 3 क्यों नहीं निकल के आए, 5 निकल के क्यों नहीं आए, क्यों? क्योंकि यहाँ द्विघात समीकरण का सिंपल सा मतलब यही होता है कि एक ऐसा समीकरण जिसकी चरराशि की अधिकतम घात 2 हो वह कहलाता है हमारा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का एक जो बेसिक फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर, या व्यापक समीकरण कह लो बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। कुछ इस तरीके से ये समीकरण हमें दिखाई पड़ता है। जैसे ये जो समीकरण तुम देख रहे थे या ये जो तुमने हल किए थे, ये सब द्विघात समीकरण किए थे। और यहाँ जो व्यापक समीकरण है इसमें ए कोमा बी और कोमा सी जो तुम्हें नजर आ रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी, और ये यहाँ जो सी अचर पद जो तुम्हें दिख रहा है, ये तीनों के तीनों ही अचर पद होते हैं। हालांकि सी अपने आप में जिसमें एक्स का कोई पद ही नहीं है तो ये तो हमें अचर दिखता ही है, और ए और बी एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांक है तो इसलिए ये भी अचर पद होते हैं, फिक्स पद होते हैं। अचर पद का मतलब जिनका कोई मान निकाला ना जा सके, ये तो फिक्स होंगे। जैसे आप इस समीकरण में तुलना करके देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20, तो आपको यहाँ नजर आएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, ये ए आ जाएगा नजर। इसकी एक्स की तुलना कर लो तो ये बी, और ये पीछे वाला जो पार्ट है 20, ये हो जाएगा हमारा सी। तो यहाँ से हमें ए बी सी के मान समझ में आ गए होंगे कि ए बी सी के मानों की तुलना कैसे करते हैं। अब मैं आपको समझाने वाला ये हूँ कि अगर जैसे यही समीकरण है, अगर इसके x के मैक्सिमम दो मान निकल के आते हैं यहाँ, क्योंकि x की जितनी पावर होगी समीकरण में, ये तो चलो दो पावर है मैक्सिमम तो दो मान निकल के आएंगे। अगर त्रिघात समीकरण होता तो उसमें तीन पावर होती त्रिघात समीकरण का मतलब, तो तीन मान x के निकल के आते। और एक ही मान है या एक ही घात है x की तो फिर वो एक ही मान निकल के आएगा, जिसे हम रैखिक समीकरण के नाम से जानते हैं। तो मित्रों यहाँ सबसे बढ़िया बात और समझने की बात क्या है कि x के जो मान निकल के आते हैं उन्हीं को कहते हैं मूल। x के जो मान निकलते हैं, x के जो मान है या x का मान जो भी निकल के यहाँ आ जाता है, x का मान, इस मान का मतलब x का जो मान निकाल रहे हो उसको शुद्ध हिंदी में कई जगह हमें मूल के नाम से लिखा आएगा कि x के दो मूल। अगर द्विघात समीकरण है तो रैखिक समीकरण है तो x का एक मूल। हम ये यहाँ समझा सकते हैं या समझ सकते हैं कि x के दो मान निकल के आएंगे, और वो x के दो मान अब वो आपको कैसे प्रेजेंट करे वो आप लोग देख लेना। यहाँ भाई यहाँ तो वैसे तो हम कह रहे हैं कि x की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 4 है, तो ठीक है ये x के ही तो दोनों मान है, तो यहाँ हम 4 की जगह कहते हैं कि अल्फा आया है और एक मान लो बीटा आया है। अल्फा बीटा फिर इस समीकरण के दो मूल हो गए, दो मूल या मान।
मूल कोई ऐसा नहीं है कि ये वो वाले मूल हैं जिनको तुम सोचते या समझते हो। ये मूल का मतलब है शुद्ध हिंदी में मान, एक्स के दो मान। वो अल्फा बीटा मान लो, x1 y1 मान लो, कुछ भी मान लो, ऐसा नहीं है। कई सवाल जहाँ अल्फा बीटा नहीं बोलता, कई जगह तो यूं ही बोल देता है कि ये लो कि उनके दो मूल आपके x1 x2, मतलब x के दो मान है। हो सकता है कि तुम्हारे लिए y1 y2 बोल दे के दो मूल y1 y2 में। हो सकता है अपने आप में या तो a और b को ही दो मूल बोल दे कि a और b दो मूल है। तो इसकी तुम्हें चिंता परवाह नहीं करनी। अल्फा बीटा बोल दे, x1 x2 बोल दे, y1 y2 बोल दे, कुछ भी बोल दे, p कोमा q बोल दे कि दो मूल हैं, इसका मतलब x के दो मान है, एक p है एक q है। यहाँ ये कहना चाह रहा है कि x के दो मान है, अगर एक अल्फा है तो दूसरा x का बीटा है। ऐसे x का एक मान x1 है तो एक बार x का x2 है, ऐसे ही एक बार y1 है एक बार y2 है। तो ये मान है, तो x के दो मान तो निकल के आएंगे ही अगर वह द्विघात समीकरण है तो। अब मुझे बताओ, अगर ये द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण तुम्हें समझ में आ गया हो तो मैं यहाँ एक संग चलाऊंगा दोनों चीजें। आपका कॉन्सेप्ट सीखना है तो वो यहाँ से समझें। द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय जो समीकरण है वो हमारा ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 इस फॉर्म में, और इसके दो मूल निकल के आएंगे, दो मूल, और वो हम मान लेते हैं अल्फा कोमा बीटा हैं। तो ये अल्फा और बीटा यहाँ जो मैंने बता दिए वो इनडायरेक्टली तुमसे ये कह दिया है कि एक्स के ये दो मान हैं, एक अल्फा हो सकता है और एक बीटा हो सकता है। यहाँ जब इस समीकरण को तुम हल कर रहे होंगे, हल करके निकाल के लेके आएंगे, तो यहाँ एक्स के दो मान यहाँ तो ए बी सी के रूप में आएंगे निकल के, परंतु तुम उनको क्या मान के चल रहे हो कि एक अल्फा है और एक बीटा है। दूसरे शब्दों में अभी एक एग्जांपल लिया था उसको समझो। x² माइनस 9x प्लस के 20 बराबर 0, ये कोई द्विघात समीकरण है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि बताइए इसके दो मूल क्या होंगे। मैं पूछ रहा हूँ इसके दो मूल क्या होंगे, या इसके शून्य कह दे, ध्यान रखना, या मान कह दे, मूल कह दे, मान कह दे, या शून्य भी कह दे, या इस समीकरण के समाधान बोल दे कि इस समीकरण के कितने समाधान होंगे। एक ही बात है, कहीं कल को तुम ये सोचते रहे कि समाधान क्या है। समाधान का मतलब है कि x के जितने भी मान निकल के आ रहे हैं वही उसका समाधान है, अर्थात सॉल्यूशन है, और x के दो मान जो निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम जब यहाँ से हल करके, अभी मैंने बताया कि यहाँ से सीधा सीधा x के दो मान आ गए थे, या इसके जब फैक्टर कर रहे थे तो कुल मिला के कुछ इस प्रकार आ गया था, x माइनस के 5 एक कोष्टक में, दूसरे में x माइनस 4 आया था बराबर 0। तो यहाँ से एक बार 5 0 किया होगा तुमने, एक बार 4 किया, तो यहाँ से एक वैल्यू 5 आ गई थी, एक वैल्यू 4 आ गई थी। इतना मैं तुमको पहले भी बता चुका हूँ। तो ये जो x के दो मान आ रहे हैं इन्हीं को हम कह रहे हैं यहाँ के, ये अल्फा आ गया 5, ये यहाँ बीटा आ गया। अगर अल्फा बीटा इसके दो मूल मान लें तो अगर x1 x2 मान है तो कहना कि x1 5 है, x2 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं से समझने की कोशिश करो। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि अब की बार कि भाई इन अल्फा और बीटा को जोड़ दो, तो इनडायरेक्टली मैंने तुमसे क्या कह दिया, मैंने कह दिया मानों का योग या मूलों का योग जोड़ दो, तो तुम यहाँ से निकाल पाओगे 5, क्योंकि यहाँ से 5 आया है, एक 4 आया है, तो आप कहोगे 5 और 4 9 आ गया सब। और दूसरा मैं कहूँगा इनका गुणनफल कर दो, अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या है गुणनफल, तो तुम यहीं से गुणा कर दोगे कि साहब ये अल्फा 5 है, बीटा 4 है, ये लो 20 आ गया, एक 9 आ गया, एक 20 आ गया। तो ये जो मूलों का योग और गुणनफल तुम निकाल रहे हो, इसी को गुरुजी यहाँ से इस फॉर्मूले के द्वारा सिंपल कर देते हैं, और तुम्हें ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको जरूरी नहीं है कि आप मूल निकालें। अगर कोई सीधा ही तुमसे कल को यूं पूछे नंबर 1 कि इस द्विघात समीकरण के मूलों का योग बताओ, मूलों का मतलब मैं यहाँ शुद्ध हिंदी में फिर लिख रहा हूँ मान, मतलब x के जो दो मान आते हैं उनका योगफल क्या होगा, तो मूलों का या मानों का जो योगफल होगा वो यहाँ से गुरुजी तुम्हें बता देंगे कि शॉर्टली कर लो, माइनस के b/a। जो सर यहाँ ए बी क्या है, यूं ये चरराशि, एक्स तो चरराशि है, ए बी सी अचर पद, जो मैंने थोड़ी देर पहले समझा दिया। यहाँ से तुलना कर लेंगे, ये ए है, ये बी है और ये सी है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या समझा रहा हूँ, आपको बहुत आसान लगेगा अगर आप देखोगे तो। और चूंकि मैं ग्रुप डी एनटीपीसी वालों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं इन फॉर्मूले वगैरह को सिद्ध अभी नहीं करवा रहा हूँ। अगर फॉर्मूले आपको ये देखने हैं कि ये फॉर्मूला ही कहाँ से बना, तो इसके लिए फिर आप मुझे कमेंट में बोल देना,
फिर मैं वहां पढ़ा दूंगा, या सीरियल का जब मैं पढ़ाऊंगा जब वहां देख लेना, अभी तो अपना काम चलाओ। तो मैं ये समझा रहा हूँ मूलों का योगफल के लिए माइनस बी अपॉन ए लगा दो, और मूलों का योग अगर तुमने मूल अल्फा और बीटा माने तो फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए, ये लो। और दूसरा पॉइंट इसमें अक्सर तुमसे पूछता है मूलों का गुणनफल, अक्सर आपसे पूछेगा मूलों या मानों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल, मूलों या मानों का गुणनफल आपसे पूछेगा, हिंदी में पूछ रहा है तो गुणनफल ऐसे बोलेगा। तब आपसे गुरुजी तुम्हारे बताएंगे कि ऐसे सी अपॉन ए कर लो। तो सी यहां से देख लेना, ये हमारा सी का मान है, ये ए का मान है, तो सी बटा ए डायरेक्ट निकल जाएगा। और तुमने अल्फा बीटा मान है तो अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए ऐसे कह लो, चाहे कि अल्फा बीटा सी बटा ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, ये दोनों योग और गुणनफल ये सीधे फॉर्मूले में अभी बता रहा हूं। ठीक है, काम चलाना। अब तुम कहोगे साहब ये फिर अगर इस समीकरण को अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से देखूं तो 2 सेकंड में निकल जाएगा वो, इसे मैं हटा रहा हूं यहां से। ये देखो कि अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, तो फिर हमें यहाँ इसको निकालने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि एक्स के 2 मान निकालने की यहाँ बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास 2 तरीके हैं, या तो तुम कोई समीकरण दिया है तो उसके 2 मान निकालो और योगफल पूछ रहा है तो जोड़ दो, गुणनफल पूछ रहा है तो घटा दो। दूसरा तरीका ये है आपके पास में कि हमें मान निकालना ना पड़े, तो फिर ये फॉर्मूला याद आप रख सकते हो, नंबर 1 फॉर्मूला और ये नंबर 2 वाला फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले आप याद रख सकते हो। तो यहां से आप देख लो, भले ही पहला अगर आपसे पूछा था अल्फा प्लस बीटा बताओ, तो फिर माइनस के बी अपॉन ए ये लगाना था, तो सीधा यहां से तुलना करेंगे, बी की वैल्यू तो माइनस के 9 आ गई, और ये लो ए की वैल्यू 1 है, और तुम्हारा ये माइनस माइनस प्लस क्या 9 आ जाएगा क्या, और यही यहाँ से आ रहा था, तुम समझो। अब अल्फा प्लस बीटा जो तुम्हारे 5 और 4 आ रहे थे, एक तो 9 सीधा तुम 5 और 4 जोड़ के लिख रहे थे कि 5 और 4 9 आ गया योगफल। ये तो तुम्हारी ईमानदारी वाली मेहनत है जो तुमने पूरा ताकत लगा दिया इस सवाल को हल करने में, और करना चाहिए। हमसे कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, गुणनखंड पूछ सकता है तो गुणनखंड करना आना चाहिए, मान पूछ रहा है तो मान निकालने आने चाहिए, और सीधा ही अगर योग और गुणनफल पूछ रहा है तो वो भी डायरेक्ट करना आना चाहिए। चलिए, अब आप समझ गए होंगे, तो इसकी एक बार आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मैं थोड़ा सा लिमिटेड और फिक्स पढ़ाऊंगा इन टॉपिक को, ठीक है, चलो नोट कर लो। अब मैं आगे बढ़ता हूं, चलो देखिए, अब मैं आपको फिर से देखो एक बार क्या समझा दिया। इन चीजों का मैं इतनी बार रिवीजन कराऊंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। यहां से तो मैं एक बार आपके लिए ये द्विघातीय समीकरण में लिखता रहूंगा कि ये कोई द्विघातीय समीकरण है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी बराबर 0, और इसके 2 मूल अल्फा और बीटा हों, इसके 2 मूल अल्फा और बीटा हों, ठीक है। जो अल्फा और बीटा क्यों, मैंने पहले ही बोला x1 x2 मान लेना, वो तुम्हारे ऊपर है। तो इसकी 2 बातें आपको समझ में आ गई होंगी, एक अल्फा प्लस बीटा पूछे मतलब मूलों का योग पूछे तो माइनस बी अपॉन ए निकाल देना, दूसरा अल्फा इंटू बीटा पूछे तो सीधा सी अपॉन ए कह देना। ये 2 समीकरण बड़े महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। अब आपसे, अब मैं पूछूं नंबर 1, इसमें एक क्वेश्चन दे देता हूं फिर से कि एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 5, ठीक है। अब इसके मूलों का योगफल बताओ। सीधा सीधा मैं ये पूछ रहा हूं कि इसके मूलों का आप योगफल बताओ, तो क्या अभी आप निकाल पाओगे क्या? ये हाँ, क्योंकि अब वो हमसे अलग अलग मान नहीं पूछ रहा है कि एक्स के 2 मान बताओ, जब मूलों का योगफल पूछ रहा है तो फिर हम दिमाग क्यों लगाएंगे, फिर तो यहाँ एक है, ये तो ए हो गया, ये बी और ये सी, तुलना करना आप समझ गए होंगे। ये जो ए एक्स स्क्वायर है, ये जो ए दिया है ये बी है और ये सी है, इनकी हमने यहाँ से तुलना कर ली, और फिर इसमें रख दिया मूलों का योग पूछ रहा था अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग हमसे पूछ रहा है तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। आप 2-3 बार फॉर्मूले को मेरे साथ साथ बोला करो, लिखा करो, तो ये अपने आप याद हो जाएंगे, और मैं खुद भी इतनी बार लिखाऊंगा कि माइनस बी अपॉन ए ही दिखेगा तुम्हें अब, ठीक है। तो माइनस के यहाँ से तुलना कर लो तो बी की वैल्यू भी माइनस में, ध्यान रखना ये बी की वैल्यू माइनस में और ये पहले से ही माइनस है ये वाला, तो एक माइनस तो पहले ही लगेगा, एक माइनस के 3 वो दिया ही है,
ए की वैल्यू 1 है, तो क्या माइनस माइनस प्लस ये 3 आ गया। क्या आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो यहाँ से मूलों का योग पूछे तो ये लगाना माइनस बी अपॉन ए, और गुणनफल पूछे तो आप सी बटा ए ये लगा देना। पूछा नहीं है मैंने, पर मैं पूछ लेता हूँ। लो अल्फा बीटा क्या होगा, तो आप कहना सी अपॉन ए। जैसा सी की वैल्यू यहाँ से देख लो, ये सी है, सी का मान 5 और ए की वैल्यू 1, तो ये लो ये 5 आ गया। इनसे ये फायदा होता है कि हमें अलग अलग मूल निकालने की आवश्यकता यहाँ नहीं है। ठीक है, फिर भी तुम्हें जरूरत है तो आप निकाल सकते हो, गुणनखंड विधि से निकालो या द्विघात समीकरण का एक और तरीका श्रीधाराचार्य नियम, उसी से ये फॉर्मूले बने हैं श्रीधाराचार्य रूल से। ठीक है, तो वो भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। चलिए अगला देखिए। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ अगर आपको याद हो तो, क्या मैंने तुमको ऐसी चीजें पढ़ाई हैं क्या, x प्लस 1/x संख्या हो, ठीक है, और दूसरी कहानी x इंटू 1/x निकालते हैं तो वो गुणांक आ जाता है निकाल के, यहाँ से 1 आ गया गुणांक। ठीक है, तो क्या मैंने कभी ये पढ़ाया है क्या x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, तो आप कहोगे संख्या का वर्ग माइनस के 2 इंटू गुणांक। मेरा कहने का मतलब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और यहाँ से आगे अब द्विघात समीकरण में इन्हीं चीजों को बताने वाला हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जैसे अगर तुमसे मैं पूछूं कि x प्लस वाई बराबर 5 है और x इंटू वाई बराबर मान लो 7 है, तो फिर मुझे स्क्वायर में वैल्यू बताओ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप इसके लिए एक तो अपना सीधा बेसिक फॉर्मूला लगाओ a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, या अब आप इतने ट्रेंड हो चुके होंगे मेरे साथ पढ़ते पढ़ते इतने दिन से कि अगर ये तो हमेशा संख्या माना करो और गुणा वाली चीज को गुणांक, प्लस या माइनस में कोई दिया है तो वो तो संख्या है, परंतु इनटू में गुणनफल में जो दिया है x गुणा वाई, गुणनफल का नाम से ही समझ में आ जाता है कि गुणनफल मीन्स गुणांक, तो वो गुणांक है। फिर स्क्वायर पूछे तो संख्या का वर्ग माइनस के 2 इंटू गुणांक, ये फॉर्मूला आपको याद हो तो, अगर स्क्वायर पूछ रहा है तो, अगर क्यू पूछे तो क्यू निकाल दो, तो यहाँ से ये तुम्हारे सब मान निकलते चले जाएंगे। संख्या का क्यू माइनस के 3 गुणा संख्या इंटू गुणांक। मैं तुमको द्विघात समीकरण पढ़ा रहा था, और साथ ही साथ मैं तुमको यहाँ इन चीजों पर इसलिए लेकर आया हूँ कि अब सवाल इन्हीं से रिलेटेड बनेंगे मूलों वाले सवालों में। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो इस तरीके से हम फटाफट फटाफट कर देंगे। जो संख्या का वर्ग, जो 5 का वर्ग, माइनस के 2 इंटू गुणांक 7, ये लो 25 में से 14 घटा दो, समझ में आ जाएगा क्या 11 बच गया। ऐसे हमारे आंसर निकलते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसी बातें मैंने क्यों सिखाई है आप देखो समझो। एक काम करो, अगले पेज पर काम करते हैं। ये लो अगर मैंने तुमसे अगले 10 मिनट में कहानी खत्म होने वाली है 100% इनकी इनसे रिलेटेड सवालों की, मैंने कोई क्वेश्चन दे दिया आपको और मैंने बोल दिया कि भाई देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के मान लो 4x प्लस के 5, चलो इस तरीके से मैंने कोई द्विघात समीकरण दे दिया, और मैंने पूछा कि भाई इसके दो मूल समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा हों, दो मूल अल्फा और बीटा हों, तो अब मैं तुमसे नंबर 1 ये पूछ रहा हूं कि मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताओ। मेरा कहने का मतलब है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब जो मूल हैं उनके वर्गों का योग। अब एक तरीका तो ये है कि अल्फा बीटा दो मूल है, मतलब एक्स के दो मान है ये अल्फा और बीटा, तो आप एक्स के दो मान यहाँ से निकाल लो फिर रख दो। परंतु कई बार इतने सीधे सवाल या आसान सवाल नहीं देता कि तुम इनके फैक्टर करके मान भी निकाल दो आसानी से, 5 से कम 5 जोड़ के 4 आ जाए, ऐसा तो कोई फैक्टर नहीं होता। तो फिर परेशानी आएगी, या तो तुम श्रीधाराचार्य लगाओगे या फिर आप अपना और कोई दिमाग लगा सकते हो यहाँ कूट वर्ग बना के, या जो भी लगाना चाहो। पर मैं अभी ये समझा रहा हूँ यहाँ एक्स के दो मूल जो दिए हैं उनके लिए हमें अल्फा बीटा अलग अलग निकालना ही नहीं है, बस स्क्वायर पूछा है तो आपको सीधा समझ में आना चाहिए। एक तो अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा निकल जाएगा, समझ जाना कि वो माइनस बी अपॉन ए आएगा, तो यहाँ से आ गया माइनस, ये तुलना कर देता हूँ ए, ये बी है ये सी है, तो बी की वैल्यू आ गई हमारे पास में, यहाँ से माइनस के 4 हो जाएगा, ये प्लस के 4 है, ध्यान रखना ए की वैल्यू 1, तो ये लो माइनस के 4। ध्यान रखना ये तो तुम कहना योग वाली जो चीजें आती हैं वो तो संख्या, और अल्फा बीटा सी अपॉन ए लगाओगे तो सी की वैल्यू हो गई 5, ए की वैल्यू 1, तो फिर से वही 5 आ गया, और अब ये गुणांक का काम करेगा, गुणांक।
संख्या तुम्हारे पास है, गुणांक तुम्हारे पास है, तो फिर स्क्वायर निकालने में या क्यू निकालने में तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तो देखो, अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ रहा है तो आप संख्या का वर्ग सीधा लगा दो, संख्या का वर्ग माइनस के 2 इंटू गुणांक। आप समझ पाए क्या कि मैंने ये चीजें क्यों तुमको समझाई थी? जो बच्चे डायरेक्ट मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई पहले का वीडियो देख लेना कि इस संख्या का वर्ग क्या चक्कर है, गुणांक का क्या चक्कर है। तो यहाँ से जो तुमने योग निकाल दिया था वो तो संख्या का काम करेगा, -4 का होल स्क्वायर -2 इंटू गुणांक की जगह 5 आ जाएगा, 5। अब इसे हल कर लो, 4 का वर्ग 16 और 5 दूनी 10 और 16 में से 10 गए तो ये लो 6। ये मेरा आंसर है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो जब मैं तुमसे ऐसे पूछने बैठूंगा तो आप सब सवालों को यहां से निकाल पाओगे। ठीक है, जैसे अब जरूरी नहीं है और समझो, अगर तुमसे ये पूछ लेता, अगर मैं तुमसे ये पूछ लेता दूसरे नंबर कि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बताओ, तो इसे तुम थ्योरी में क्या कहते हैं? थ्योरी में कहते हैं मूलों के घनों का योग। यहाँ भले मैं लिख देता हूँ ये लो, ऐसे हिंदी में भी पूछ लेगा कि मूलों के घनों का योग बताओ। तरीका अब तुम्हारा वही है, अगर तुमने कलाकारी सीख ली हो तो संख्या का क्यू, और क्यू वाले में निकाल रहे हैं, क्यू वाले का फॉर्मूला बताया था, संख्या का क्यू -3 गुणा संख्या इंटू गुणांक। इसीलिए मैं तुमको इन चीजों को ज्यादातर सिखा रहा था कि इनको तुम डायरेक्ट करना सीखो, जिससे एग्जाम में बहुत बड़ा फायदा मिले, बेनिफिट मिले। ठीक है, तो यहाँ से संख्या का, तो संख्या हमारे पास में वही -4 है, तो -4 का क्यू -3, संख्या वही -4 और गुणांक 5 है, यहाँ ध्यान रखना गुणांक 5 है। ठीक है, तो -64 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, 5 का 20 दिया 60 और 64 में से 60 गए तो -4। ये मेरा आंसर आ जाएगा। ये मैंने अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू निकाल दिया। ऐसे ही तुम्हारी इच्छा हो कुछ भी निकाल लो, कुछ भी का मतलब कुछ भी यहाँ निकल जाएगा। ठीक है, दोबारा से एक बार फिर से समझो, अगले पेज पर मैंने क्या समझा रहा हूँ। मैं आपको ये समझा रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास कहीं भी अल्फा प्लस बीटा अगर आ जाए तो उसे तो कहना संख्या, और अल्फा इंटू बीटा आ जाए उसे कहना गुणांक। न्यू सा अल्फा प्लस बीटा कैसे आएगा वो तो मैंने अभी बताया, द्विघात समीकरण में जब तुम करके देखोगे तो -b/a जो तुम्हारा निकल के आता है -b/a, ये तो संख्या का काम करेगा और ये c/a गुणांक का। अगर अल्फा बीटा दो मूल हैं तो फिर तुमसे यहाँ कुछ भी पूछता रहेगा। जैसे हो सकता है कि मैं पूछ लूँ व्युत्क्रम का योगफल। अब थ्योरी में जैसे मैं पूछूंगा कि व्युत्क्रमों का योगफल बताओ मूलों के, यहाँ लिख देता हूँ लो, ये किसके व्युत्क्रम पूछेगा? मूलों के। मूलों के व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा? तो आप समझ जाना कि मूलों का पूछ रहा है, और मूल कौन कौन से? अल्फा बीटा। दो मूल कौन से हैं बेटा? यहाँ ये दो मूल हैं, अल्फा और बीटा, ये द्विघात समीकरण के दो मूल हैं मान लो। ठीक है, तो व्युत्क्रम का मतलब है उल्टा करना। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, प्रतिलोम, मतलब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये हमसे पूछा है नंबर 1। दूसरा, अगर मैं तुमसे कहूं कि मूलों का अंतर बताओ, अब समझना मूलों का अंतर, तो अंतर पूछे तो समझ जाना कि अल्फा माइनस बीटा पूछ रहा है, और अल्फा माइनस बीटा पूछ रहा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास कोई नहीं होता, सिर्फ द्विघात समीकरण में ये दो स्टार्टिंग फॉर्मूले मिलते हैं हमें, एक योगफल वाला, एक गुणनफल वाला। एक तो मूलों का योगफल वाला, एक हमसे गुणनफल वाला मिलता है। ये देख लो, मैंने कितनी बार तुमको बता दी कि योगफल मतलब संख्या, गुणनफल मीन्स गुणांक। अब तुम 1:1 लगा सकते हो यहाँ निकालना हो तो, यहाँ इसे हल करना हो तो ये तो देखो, इसे तो हल करोगे क्या, ये तो सिंपल है, समझ गए होंगे। अल्फा बीटा एलसीएम, यहाँ से इनका गुणा कर लो, बीटा प्लस अल्फा। अब बीटा प्लस अल्फा तो हमारा वहां से आ ही जाता है -b/a, और अल्फा बीटा आ जाएगा c/a। ए से ए कट जाएगा, -b/c। आप ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट कहना हो तो एक तरीके से इसे फॉर्मूला मान लो, तो ऐसे कह देना कि -b/c। मूलों का अंतर जब भी निकालेंगे तो 1:1 लगा देना। और 1:1 वाला अगर आपको याद हो तो, कि माइनस निकाल लें तो अंडर रूट लगा के -4 तो करते ही है इंटू गुणांक, और यहाँ संख्या का स्क्वायर। ये सब संख्या क्या है, ये लो, संख्या की जगह तो ये रखना और गुणांक की जगह c/a रखना। ठीक है,
यहाँ आपको दे देगा, संख्या निकल के आ जाएगी, गुणांक, और इनको आप लगा देना। ये हमारे पास में मूलों का अंतर हो गया। मैं क्या समझा रहा हूं कि जब ये दो चीज हमारे हाथ लग जाएं तो तुम सब कुछ निकाल सकते हो द्विघात समीकरण में, फिर आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब बताओ, अब मैं तुमसे पूछूं तीसरे नंबर, फिर से बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर मैं पूछ रहा हूं, तो क्या मैं यहाँ इनडायरेक्टली तुमसे मूलों के वर्गों का योग पूछ रहा हूँ क्या? जो हाँ सर, मूलों के वर्गों का योग आप पूछ रहे हो, तो इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होगा। जब भी स्क्वायर में पूछ रहा है संख्या, और वो तो हमें पता ही है, तो हम वही लगाएंगे, कौन सा? संख्या का वर्ग माइनस के 2 करो, और गुणांक को लगाना मत भूल जाना। गुणांक क्या है यहाँ? अल्फा इंटू बीटा वाला, ठीक है। घनों का योग पूछे, घनों का अंतर पूछे, घनों का पूछ ले, वर्गों का अंतर पूछ ले, कुछ भी पूछ ले आपसे, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। शुद्ध थ्योरी में देके पूछ ले, इन्हें बहुत सारे बनेंगे टाइप, आपको ऐसे जरूरत तो है नहीं। अब तो सवाल देगा तो तुम 100% निकाल पाओगे। चलिए अगला, नेक्स्ट, अब एक बार और रिवीजन कराता हूं और एक क्वेश्चन देता हूं। देखिए मैं आपसे पूछ रहा हूं क्वेश्चन कि कोई द्विघात समीकरण है मेरे पास, और वो द्विघात समीकरण है मेरे पास 3x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के चलो 6, ये मेरे पास में कोई द्विघात समीकरण है बराबर 0, और मैं कह रहा हूं के दो मूल अल्फा और बीटा हैं, के दो मूल अल्फा और बीटा हैं, ठीक है, के दो मूल अल्फा और बीटा हो, तो अब मैं तुमसे पूछ लेता हूं, बताइए अब की बार अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान क्या होगा? अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान क्या होगा? ठीक है, तो आपको यहाँ बिल्कुल परेशान नहीं होना मित्रों, कुछ भी पूछ ले या आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ से तुलना करके ए बी सी, आप अल्फा प्लस बीटा निकालो, जो सा माइनस के बी अपॉन ए, तो माइनस के 5, और ए की वैल्यू 3 है, माइनस माइनस प्लस 5 बटे 3, अल्फा इंटू बीटा, जो सर सी बटा ए, सी की वैल्यू 6 बटे 3, और ये लो 2, ये तो गुणांक है, ठीक है ना, और ये संख्या है भाई, ये तो गुणांक है आपका, ये संख्या है। तो अब तुम इसमें कैसे करोगे? पहले तो यहाँ से अल्फा बीटा एलसीएम लो, हाँ या ना? अल्फा बीटा आप यहाँ से एलसीएम ले लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब तो बताओ, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर पूछ रहा है स्क्वायर में, तो क्या अब लगा दो संख्या का स्क्वायर, ये सब 5 बटे 3 का स्क्वायर, माइनस के 2 इंटू गुणांक, गुणांक 3 है, 2 है, 2 इंटू 2, ध्यान रखना ये वाला गुणांक लगा रहा हूं मैं 2 यहाँ से, और बटे नीचे अल्फा इंटू बीटा, ये ऑलरेडी देख लो 2 ही आया है, ये 2 ही है, तो 2 यहाँ रख लो। अब इसे तुम सॉल्यूशन कर लेना, आपको यहाँ से समझ आ जाएगा ये, ठीक है। 5 बटे 3 का वर्ग कितना आएगा? हल करो इसे, ये सर 25 बटे 9 आएगा, और माइनस के 4 आएगा, और बटे में ये 2 चल ही रहा है, 9 एलसीएम, तो 9 चौका 36 में से 25 गए, तो माइनस के 11 तो ऊपर, और नीचे 9 और 2, तो माइनस के 11 बटे 18 है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो, लेना हो तो। ऐसे बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, कल मैं करवाऊंगा, कल मैं बहुत शानदार शानदार। अब तुम्हारा काम 2-1 दिन बस केवल ये जो क्वेश्चंस हैं आए हुए सवाल आपके ग्रुप डी एनटीपीसी में, इनकी मैं कल प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप इनको बस क्लियर कर लो एक बार मेरे साथ बेसिक, जिससे कोई प्रॉब्लम आए ही ना, फ्यूचर में आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो चलिए अब मैं इसे हटा देता हूँ। अब आपको एक और चीज समझनी है। एक तो अभी मैंने क्या बताया कि जब कोई द्विघात समीकरण दे रखा है तो उसके दो मूल आपको निकालने आते हैं, ये तो मैंने समझा दिया। अब की बार अगर दो मूल दे रखे हो और द्विघात समीकरण पूछे, मैं ये कह रहा हूं आपसे, समझो मैं क्या समझा रहा हूं कि जब दो मूल दिए हों, जब दो मूल दिए हों और द्विघात समीकरण पूछे, द्विघात समीकरण पूछे कि द्विघात समीकरण कैसे निकलेगा, वापस से द्विघात समीकरण भी तो पूछ सकता है हमसे,
हाँ सर बिल्कुल पूछ सकता है। तो फिर आप कैसे करोगे? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने आपसे ये कहा होता यहाँ कि एक्स का मान अल्फा और एक एक्स का मान बीटा, ये दो मूल दिए हैं, तो ये दो मूल अगर अल्फा और बीटा है तो फिर मुझे बताओ वह द्विघात समीकरण क्या होगा। तो एक तरीका तो इसका ये है कि तुम बोलो 1 मिनट में कॉन्सेप्ट कर लो, चलो थोड़ा सा। एक्स माइनस अल्फा आ जाएगा इधर बराबर 0, समझ रहे हो ना, और बीटा इधर को आ जाएगा एक्स माइनस बीटा। तभी तो ये, जब तो एक्स के शून्य निकल के आए होंगे। जब हम अल्फा को इधर ले जाएंगे तो ये अल्फा माइनस का हो गया, बीटा इधर ले आए तो ये भी माइनस का हो गया, दोनों 0 के बराबर आ गए। दोनों का गुणा कर लो एक बार और यहीं से हमारे पास एक्स अल्फा और एक्स माइनस बीटा, ये लो बराबर 0। अब इनको तुम हल करोगे यहाँ से, इस समीकरण को कौन सा आया है, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा बराबर 0। तो इसको हल करते ही आपका द्विघात समीकरण आपको दिख जाएगा। ठीक है, जैसे x का गुणा किया तो एक्स स्क्वायर, एक्स का यहाँ गुणा किया तो माइनस के एक्स बीटा, ऐसे अल्फा का किया तो माइनस के अल्फा एक्स और माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर, अब इसमें से आप क्या कॉमन ले लोगे, ध्यान से देखो, जुड़ेंगे घटेंगे नहीं, आप x कॉमन ले लेना माइनस के, तो माइनस के x कॉमन लेते ही यहाँ बीटा और यहाँ अल्फा बच जाएगा और प्लस के अल्फा बीटा बराबर 0। यही हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक है, या इसको ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस के मूलों का योग आया है, एक तो अल्फा प्लस बीटा, जो दो मूल दिए एक बार उनको जोड़ दो, वो तो एक्स का गुणांक आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा ये अचर पद, ये द्विघात समीकरण की एक फॉर्म बन के आ जाएगी। आप इसमें लगाना, जब भी कोई मान दिया हो तो ये स्टार में लगा देता हूँ यहाँ, ये इंपॉर्टेंट है, आपको जरूरी नहीं कि बेशक करें। मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं और समझाता हूँ दोबारा से, कहना क्या चाह रहा हूँ मैं। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ प्रभु, ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ कि अगर मैंने ये कहा कि कोई द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण के दो मूल, मान लो मैंने कहा 3 और 5 हों, बात समझना, मैंने कहा द्विघात समीकरण के दो मूल 3 और 5 हों तो द्विघात समीकरण क्या होगा। तो द्विघात समीकरण का मान बताइए, द्विघात समीकरण निकालो कि द्विघात समीकरण आपको यह निकालना है। मैं ये कह रहा हूं अगर आप कोई विशेष फॉर्मूला नहीं जानते तो आपको ये एक्टिविटीज तो आनी चाहिए कि ये x के ही तो दो मान है, एक तो x का मान 3 है, एक x का मान 5 है। मैं ये कह रहा हूं x के दो मूल मतलब दो मान x के ये हो गए, एक 3 एक 5, मतलब ये एक तरीके से देखा जाए तो आप ऐसे भी कह सकते हो ये अल्फा है ये बीटा है। ठीक है, और तुम ऐसे भी कह सकते हो कि x का मान अल्फा था x का मान बीटा, अभी थोड़ी देर पहले जो बेसिक समझाया है। पर यहाँ अल्फा और बीटा की जगह 3 और 5 हैं, तो यहाँ से 3 को इधर ले आओ तो एक बार x माइनस 3 बराबर ये भी 0 आएगा और यहाँ से भी 5 को इधर ले आओ तो x माइनस 5 बराबर ये भी हमारे पास में यहाँ से 0 आ जाएगा। ये मैं समझा रहा हूँ। तो क्या ये हमारे पास में जो दोनों समीकरण आ गए इनका आपस में गुणा करते हैं क्या, ये बिल्कुल कर दो। x माइनस 3 x माइनस 5 जब गुणनफल में होंगे और बराबर 0, तभी तो हमने एक बार इसको 0 और एक बार इसको 0 रखा होगा। अब आप इसको चाहो तो दोनों का गुणा कर लो खुद से, तो आप यहाँ से इस तरीके से करके देखोगे तो आप खुद भी कर पाओगे। एक बार x का गुणा x में करो एक्स स्क्वायर, एक बार x का माइनस 5 में कर लो, एक बार यहाँ से 3 का करो माइनस 3x, एक बार इसका कर लो माइनस माइनस प्लस 5 के 15 बराबर 0। अब देखो एक्स स्क्वायर 5x माइनस के 3x माइनस के दोनों जुड़ के 8 आ जाएगा, 8x और प्लस के 15 बराबर 0। ये लो, ये मेरा द्विघात समीकरण है, ये मेरा द्विघात समीकरण है। जब मैं कोई कुछ नहीं जानता तो गुणा करना इतना बेसिक तो मुझे आना ही चाहिए, 100% आना चाहिए, जिससे कि हम सवाल छोड़े ही ना एग्जाम में। फिर भी मैं ये कहूंगा जब दो मूल अल्फा बीटा दिए हों, जब दो मूल ऐसे करना अल्फा और बीटा दिए हों, जब दो मूल अल्फा और बीटा अगर हमारे पास में यहाँ दिए हों तो 101% आप द्विघात समीकरण का जब भी फॉर्मूला लगाओगे, द्विघात समीकरण
ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है द्विघात समीकरण का। तो ये फॉर्मूला लगाना एक्स स्क्वायर माइनस एक बार अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ना इंटू एक्स, एक बार गुणनफल करना और बराबर 0। तो यहाँ अल्फा की वैल्यू एक तो 3 है और एक 5 है। मैं क्या समझा रहा हूँ, अल्फा की वैल्यू 5 और बीटा अल्फा की 3 बीटा 5 यहाँ रख दो। तो यही आ जाएगा एक बार 3 एक बार 5, ये लो एक्स, और एक बार अल्फा इंटू बीटा 3 गुणा 5। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 5 और 3 आपको सर 8x आ गया और 5 दिया 15 और बराबर 0। तो क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं? क्या आपने बेसिक से किया था, यहाँ मैंने सीधा फॉर्मूले में लगा दिया, फिर भी सेम आ रहे हैं और सेम ही आएंगे ये, ठीक है, सेम ही आएंगे। परंतु मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपको ये फॉर्मूला भी समझ में आना चाहिए, आना चाहिए। कई बार ऐसे भी सवाल हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमसे बोल देता है कि एक्स के दो मूल ये हों तो इनके दो समीकरण क्या होंगे, क्या होंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार इसको फिक्स कर लेना। दोघात समीकरण बनाने का, जब दो मूल दिए हों तो दोघात समीकरण कैसे बनाएंगे। इसके बाद में आपको एक एग्जाम्पल अब मैं इसके ऊपर यहाँ समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, या एक काम करो, आप इसको तो ऐसे ही रहने दो, नेक्स्ट पेज पर काम करो तो ज़्यादा ठीक है। ये लो अगला। अब मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, अब ध्यान से देखना और समझना। अब मैंने कोई क्वेश्चन ऐसे दे दिया आपसे कि भाई यदि एक समीकरण दिया है, दोघात समीकरण, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के जो भी तुम लिखना चाहें तो समीकरण अपने मन से, और मेरे मन से लिखना चाहें तो मेरे मन से लिख लो, कोई भी लिख देता हूँ यार, आसान से ही लिखूंगा अभी तो तुम्हारे लिए, ठीक है ना। तो चलो यहाँ से मैं ऐसे लिख देता हूँ 3x प्लस के 2 बराबर 0, के दो मूल अल्फा बीटा हो, के दो मूल अल्फा और बीटा हो, तो वह समीकरण ज्ञात करो, वह द्विघात समीकरण निकालना है तुम्हें, वह द्विघात समीकरण निकालो जिसके दो मूल अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो, ठीक है। ये हमसे ऐसे कह रहा है, मतलब वह समीकरण निकालना है आपको जिसके दो मूल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो अब मुझे बताओ, क्या इसमें मैंने एक संग दो सवाल मिक्स कर दिए क्या? एक तरफ तो मैंने उधर तो अल्फा और बीटा दो मूल दे दिए इस वाले समीकरण के, परंतु अब की बार ऐसा समीकरण पूछ रहा हूँ कि जिसके मूल अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो। तो आपको यहाँ ये फॉर्मूला लगाना है द्विघात समीकरण का, अभी जो बताया था द्विघात समीकरण का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। ध्यान रखना अल्फा की जगह मैंने अल्फा स्क्वायर दिया है, तो यहाँ ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक्स, और एक बार इन दोनों का गुणनफल करना, ठीक है ना, ये अल्फा बीटा ही है ये। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। अब तुम्हें इस समीकरण को निकालना है, तो इससे पहले यहाँ आपको अल्फा प्लस बीटा और ये निकालना आना चाहिए, इतना तो आपको आना चाहिए। ये ए है, ये बी है, और ये हमारे पास यहाँ सी है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा जैसे ही तुम निकाल लोगे कि माइनस के बी अपॉन ए, ये याद है ना, मैं कितनी बार लिख दूंगा, ये तो तुम कल्पना भी नहीं करोगे। बार बार लिखूंगा, 1000 बार लिखूंगा, कोई परेशानी नहीं है, आप डायरेक्ट लिखा करो। माइनस बी की वैल्यू -3, और ये लो, ये 3 आ गया, माइनस माइनस कट गया, और अल्फा इंटू बीटा यहाँ से सी बटा ए आ जाएगा। सी की वैल्यू 2 है और 1, और ये लो, ये 2 आ गया। मैं ये समझा रहा हूँ, ये तो संख्या है, ये हमारा गुणांक है। संख्या और गुणांक पर क्या तुम अब यहाँ से ये दोनों चीज निकाल लोगे क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही तो निकालना है, निकाल के इधर रख देना, और यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। ये मैंने कई बार समझा दिया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। स्क्वायर पूछे तो संख्या का वर्ग -2 इंटू गुणांक, और क्यू पूछे तो संख्या का क्यू -3 गुणा संख्या इंटू गुणांक। तो संख्या का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर, ध्यान रखना ये संख्या है, संख्या का स्क्वायर, ठीक है, संख्या का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू गुणांक। ध्यान रखना ये 2 और फिर ये वाला गुणांक है, ये 2, तो
तो ये क्या 9 माइनस के 4 5 आ जाएगा क्या? ये हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों ये निकल के आ गई। अब तुम बताओ, और अल्फा बीटा तो हमारे पास 2 दिया ही है, तो यहाँ रख देंगे क्या? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू 5 आई है, और एक्स और प्लस अल्फा बीटा जो है वो यहाँ से दिया है अल्फा बीटा 2। तो 2 तो रखेंगे ही, स्क्वायर और लग रहा है तो स्क्वायर लगा देना, बराबर 0। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के 4 बराबर 0। ये दोघात समीकरण बनेगा। ये लो, ये हमारा आंसर है। तो एक ही सवाल में मैंने दोनों चीज मिक्स करके दे दी, समझा दिया। आप चीजों से भाग नहीं सकते, सीखने से डर नहीं सकते। आपको ये सब चीजें बहुत आसान लगने लगेंगी। आप देखो कितने अच्छे अच्छे सवाल हैं और इनको कितने अच्छी टेक्निक से आप इनको कर पा रहे हो। बहुत आसान, हालांकि बहुत सारे तरीके इनको करने के होंगे, हो सकते हैं इन सवालों को, परंतु बेस्ट एंड बेस्ट तरीका यही है। इस तरीके से आप करो, समझो। अब मैं अगले 10 मिनट आपको कुछ खास बातें और इम्पोर्टेंट बातें और समझा देता हूँ। ये तो आपने कलेश खत्म कर लिया। जब तुमसे अल्फा बीटा 2 मूल दे दे तो उनसे कैसे कैसे टाइप के सवाल बनते हैं, ठीक है। अब मैं आपको स्पेशली अब आता हूँ मैं श्रीधाराचार्य रूल पर। अब मैं समझाऊंगा सबसे लास्ट में, जबकि चाहता तो मैं शुरू में भी समझा सकता था। तो द्विघात समीकरण, सबसे पहली बात अब ध्यान से देख लो। आपको मैंने अभी समझाया कि द्विघात समीकरण की एक्चुअल फॉर्म ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये हमारे पास में। अब इसके गुणनखंड आप दो विधि से कर सकते हो, एक तो गुणनखंड विधि से, दूसरा पूर्ण वर्ग बना के आप श्रीधाराचार्य विधि से कर सकते हो। तो श्रीधाराचार्य विधि वैसे तो पूर्ण वर्ग बन के आएगी यहाँ से, ठीक है। और अगर आपको सीधा मैं बता दूं थोड़ी सी देर के लिए कि श्रीधाराचार्य से हम x का मान कैसे निकाल पाएंगे, तो x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आप फॉर्मूला याद रख सकते हो। अगर आपको ये हो गई ये फॉर्मूला ही कहाँ से बना, तो फिर वो यहाँ से इसका पहले a का भाग लगाना, b बटा a आएगा, b बटे a का आधा करना, b बटे 2a आएगा, b बटे 2a का होल स्क्वायर करना, उतना होल स्क्वायर आ जाए उतना ही जोड़ना, उतना ही घटाना, फिर ये पूर्ण वर्ग बन के आगे चल के जब ये हमारा फॉर्मूला सिद्ध हो जाएगा 101% हो जाएगा। आप करके देखना, मैंने हिंट दे दी। तो अभी हम यहाँ प्रचंड विद्वान बनने नहीं आए, ना बनाने आया हूं मैं आपको कि ये फॉर्मूले भी सिद्ध करने बैठूं यहाँ, क्योंकि हमें टारगेट है ग्रुप डी एनटीपीसी, तो उसके लिए हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। श्रीधाराचार्य नियम, ये नियम हमसे क्या कहता है कि अगर हमसे कोई गुणनखंड नहीं भी हो रहा हो आसानी से, तब भी हम यहाँ से गुणनखंड भी निकाल सकते हैं और एक्स के मान भी निकाल सकते हैं। श्रीधाराचार्य नियम हमसे ये कहता है। जहां बी क्या है ए क्या है ये सब चीज यहाँ से देख लेना। ए वाला तो ए ही रहेगा, ये इसका गुणांक बी है और ये सी है। ये ए बी सी आपको जो दिख रहे हैं ये वाले यहाँ श्रीधाराचार्य रूल में लगेंगे। जैसे जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ थोड़ी सी देर के लिए कि एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 24 बराबर, ये कोई द्विघात समीकरण दिया है और इसके दो मूल निकालो, x के दो मान निकालो। हालांकि ये 24 एकम 24 और 8 तिया 24, तो 8 और 3 निकल के आ जाएंगे, ये मौखिक है। फिर भी तुम एक बार श्रीधाराचार्य लगा के देखो और जब भी तुम आराम से कर पाओगे। अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि मुझे यहाँ से गुणनखंड करना आता ही नहीं है, तो फिर यार इतना तो काम कर लेना कि ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, ये तीनों मान यहाँ देख लो और रट लो और फिर इस फॉर्मूले को एक दो बार लिख लेना और इसमें लगा देना। तो यहाँ से x बराबर क्या कह रहा है, माइनस के b। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ तुम्हारे समझाने के लिए, एक बार a का मान 1 आया है, तुलना करके b की वैल्यू -5 है और c की वैल्यू -24 है। अब ये वैल्यू यहाँ रखते जाओ। जो सब माइनस तो पहले से ही लग रहा है फॉर्मूले में, हाँ, और b का मान और है तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -5 का स्क्वायर करेंगे माइनस के 4ac। ए का मान तो 1 है और सी का मान यहाँ माइनस के, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ, गुणा -24 है, ये ध्यान रखना।
बटे अब तुम यहाँ से देखो 2a 2 गुणा a की वैल्यू 1 है। अब तुम ऊपर हल कर लो आराम से, अगर कर पाते हो तो x की वैल्यू माइनस माइनस, ये माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस कट जाएंगे, प्लस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 आएगा, -5 का स्क्वायर दो, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस, और 24 चौका 96, और बटे नीचे 2। अब तुम 25 और 96 जोड़ दो तो क्या ये 121 आ जाएगा क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ। 5 प्लस और माइनस अंडर रूट, अब तुम 6 और 5 11 है, 9 2 11 और 1 12 है, अगर 96 में 25 जोड़ोगे तो 121 आ जाएगा, बटे 2। ये लो 5 प्लस माइनस 121 का वर्गमूल मित्रों हमारे पास 11 है, और बटे 2। तो अब तुम समझ पाए होंगे कि ये x की वैल्यू जो आई है ये हमारे पास प्लस और माइनस दोनों में आ गई है। ठीक है, इधर को लिख दूं मैं, एक बार तुम प्लस चिन्ह ले लेना, एक बार माइनस, तो यहां से समझो x का मान ये आया है हमारे पास 5, प्लस का भी है और माइनस का भी, और 11 है बटे 2। एक बार धन चिन्ह लेने पर, जब तुम धन चिन्ह लेंगे तो x की वैल्यू यहां से बीच में से लेंगे धन चिन्ह, ध्यान रखना, प्लस के 5 प्लस के 11 बटे 2, 11 और 5 16, 16 का आधा 8, एक मान तो 8 आ गया। एक बार ऋण चिन्ह ले लो, जब आप ऋण चिन्ह लोगे तो न्यू साहब एक बार x बराबर 5 में से 11 घटाना है अब की बार, और ये बचेगा माइनस के 6 बटे 2, तो ये आएगा माइनस के 3। ये दोनों मान आ गए, एक x का मान 8 आ गया, ये दो मूल आ गए एक तरीके से। तो मैंने इसलिए समझाया है तुम्हें द्विघात समीकरण श्रीधराचार्य से कि अगर कोई बच्चा गुणनखंड करने में असमर्थ हो तो फिर यहाँ फर्क नहीं पड़ता गुणनखंड आते हो या नहीं आते हो, एबीसी के मान की तुलना करो पहले, और फिर इसमें यहाँ लगा दो, और फिर ऐसे जब तुम एज इट वैल्यू रखोगे तो फिर तो मैं उम्मीद करूंगा कि सॉल्यूशन तो थोड़ा थोड़ा तो आना चाहिए, जैसे कि स्क्वायर करना, इनका गुणा करना, और फिर आप देखोगे तो यहाँ वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में आएंगी, और यहाँ से एक बार प्लस चिन्ह एक बार माइनस चिन्ह ले लेना, और दोनों मान निकल के आ जाएंगे। एक बार इसे नोट कर लो, आप देख लो। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें और देख लेनी चाहिए आपको, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ऐसी मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो श्रीधराचार्य आपको स्पेशली सिखाया जा रहा है कि इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, और यहाँ से फैक्टर भी निकल जाते हैं, क्योंकि जब x का मान 8 आ गया तो x माइनस 8 कर लेना, एक फैक्टर तो x माइनस 8 आएगा। एक बार x बराबर 3 आया है तो 3 को उधर ले जाना, तो x प्लस 3, x प्लस 8 और x प्लस 3 इसके फैक्टर आएंगे। श्रीधराचार्य फैक्टर भी कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हटा दूंगा इसे मैं, चलिए मैं ये समझा रहा हूँ, जैसे x के मान अगर हमारे पास में ये आ गए ना दोनों, एक x का मान 8 आ गया और एक x का मान -3 आ गया, तो मैं ये समझा रहा हूँ एक बार यहाँ से x माइनस 8 आ जाएगा एक फैक्टर, तो दूसरा इधर को ले लो तो एक x प्लस 3 आ जाएगा। ये गुणनखंड पूछे तो गुणनखंड ये हो जाएंगे, ये श्रीधराचार्य से गुणनखंड भी होते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब मान निकलेंगे तो गुणनखंड भी होंगे, स्वाभाविक बात है फिर तो। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा आगे देखो। अब इसमें एक जो टेक्निक है, मेन टेक्निक, वो आपको अब समझना है। श्रीधराचार्य में विशेषकर आपने देखा तो अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले छोटी छोटी बात मैं आपको बता दूं कि अगर अंडर रूट के भीतर अगर कोई भी संख्या हो तो फिर हम अगर उसका होल स्क्वायर करें और स्क्वायर से अंडर रूट कट जाए तो भीतर की संख्या रह जाती है संख्या, अर्थात वो संख्या ज्यादातर पॉजिटिव में ही आएगी आपकी, इन्हीं को कहते हैं वास्तविक संख्या। ध्यान रखना, वास्तविक संख्या होती क्या है, जो सब दुनिया की कोई भी संख्या, दुनिया की कोई भी संख्या अगर इसका स्क्वायर करें तो इनका रिजल्ट धनात्मक हल आए, इनका रिजल्ट धनात्मक हल आ जाए तो वो कहलाती है वास्तविक संख्या। और अगर ऐसा हो जाए गलती से क्या काल्पनिक संख्या का मतलब क्या है कोई पूछे तो, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या ये रियल नंबर है, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो काल्पनिक संख्या का सीधी सी परिभाषा से समझें तो जो दुनिया की ऐसी कोई संख्या जिसका वर्ग करने से इसका हल ऋणात्मक आ जाए, तो फिर यहाँ थोड़ा सा दिमाग चटकेगा कि यार स्क्वायर तो कभी माइनस लाता ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि भीतर प्लस की या माइनस की कोई भी संख्या हो, अगर तुमने उसका स्क्वायर भी कर दिया तो वो प्लस में ही आ जाएगा। आप किसी भी संख्या चाहे प्लस का स्क्वायर करो चाहे माइनस का, तो वो प्लस ही आ जाएगा।
तो फिर काल्पनिक संख्या कैसे माइनस आएगी? यहाँ संख्या में हम ऐसा क्या रखें संख्या की जगह कि उसका स्क्वायर कर दें। तो फिर आपसे आपके गुरुजी यही समझा देंगे कि अंडर रूट के भीतर कोई संख्या ले लो, जैसे मान लो -5 ले ली और फिर इसका स्क्वायर कर दो, तो फिर पक्का -5 आ जाए। फिर तो ये पक्का -5 आ जाएगा। तो इसका मतलब अंडर रूट के भीतर जितनी भी संख्या है, अंडर रूट के भीतर चाहे वो -1 हो, चाहे अंडर रूट -2 हो, चाहे अंडर रूट -3 हो, चाहे अंडर रूट -4 हो, मैं ये समझा रहा हूँ ये सब की सब जितनी भी संख्याएं मैं लिख रहा हूँ, इनका मतलब है काल्पनिक संख्या में लिख रहा हूँ, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, और इस काल्पनिक संख्याओं को आयोटा से हम प्रदर्शित करते हैं। आयोटा हम बोलते हैं इन्हें, आयोटा, आई, स्मॉल आई से हम इन्हें प्रदर्शित करते हैं। और इसका सीधा सा मतलब ये होता है, काल्पनिक संख्याओं का सीधा सा मतलब ये होता है कि अगर अंडर रूट माइनस के अगर एक है तो इसका मतलब है आयोटा, आयोटा और आयोटा। या अगर इसका तुम यहाँ से वर्क करने लग जाओगे कि अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर बराबर आई का भी होल स्क्वायर, तो यहाँ से स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, -1 की वैल्यू आई स्क्वायर। तो कोई तुमसे पूछ ले कल को आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहना -1। ठीक है, और यहाँ मैं तुमको कोई आयोटा वायोटा ज्यादा हैवी नहीं सिखाना चाह रहा हूँ या हैवी पढ़ाना नहीं चाह रहा हूँ, मैं बस इतना समझा रहा हूँ कि अंडर रूट के भीतर अगर कोई संख्या माइनस में आ गई तो वो 100% काल्पनिक संख्या होगी। और ऐसा यहाँ श्री धाराचार्य में आ सकता है। श्री धाराचार्य में एक बार इसे लिख लो, आई स्क्वायर का मान -1 होता है और अंडर रूट -1 का मान आयोटा होता है, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए, समझिए मैं क्या समझा रहा हूँ। जैसे तुमने श्री धाराचार्य अभी पढ़ा था, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac बटे 2a। तो ये जो फॉर्मूला है, क्या इसमें ऐसा नहीं हो सकता क्या कि अगर तुम कहीं गलती से b स्क्वायर और 4ac की वैल्यू अगर तुमने पूरी की पूरी निकाल के देखी, b स्क्वायर -4ac, और उसका मान जरूरी थोड़ी है कि पॉजिटिव ही आएगा, हो सकता है नेगेटिव आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि ये 0 आ जाए, b स्क्वायर -4ac। तो इसमें फिर हमारे पास में ऐसा हो तो इसकी 3 कंडीशंस हमारे पास में बनती हैं। तो सबसे पहले तो 3 कंडीशंस बनेंगी, उससे पहले मैं आपको समझा दूं कि b स्क्वायर -4ac को श्री धाराचार्य जी ने एक नाम दिया था विविक्तर, जिसे हम d से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम d से प्रदर्शित करते हैं। और स्पेशल उन्होंने कह दिया कि d बराबर आप b स्क्वायर -4ac यहाँ लिख सकते हो। उन्होंने कहा कि ये d यहाँ विविक्तर है, और ये पूछ लेता है पेपर में कई बार कि इनका विविक्तर क्या है। विविक्तर मीन्स मतलब b स्क्वायर और 4ac का डिफरेंस को उन्होंने विविक्तर बोला था, b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर -4ac विविक्तर। ठीक है, अब इसकी विविक्तर जो आता है, ये जो d निकल के आता है, इसी में आपकी 3 कंडीशंस हो सकती हैं। सबसे पहली कंडीशन हो सकता है कि ये d का मान जो है 0 ही आ जाए। सबसे पहले हो सकता है कि d का मान b स्क्वायर -4ac किया और 0 आ गया। ठीक है, तो ये 0 कब आएगा? ये 0 जब ही आएगा, जब आएगा 0 जब यहाँ b स्क्वायर बराबर 4ac हो। ध्यान रखना, अगर b स्क्वायर और 4ac का मान अगर बराबर हो गया तो ये दोनों कट जाएंगे, फिर तो 0 आ जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन में अगर 0 आ गया तो फिर गुरुजी ने आपको समझाया कि ऐसी स्थिति में जो 2 मूल निकलते हैं हमारे, 2 मूल जिनको मान बोलते हैं, वो सदैव सदैव या हमेशा वास्तविक और अलग, वास्तविक और समान होंगे। वो दोनों मूल फिर कैसे होंगे? वास्तविक और समान निकल के आएंगे, मतलब एक जैसे होंगे वो, पक्का ये कंफर्म है। ये उन्होंने समझा दिया जब d बराबर 0 आ जाए। दूसरी कंडीशन उन्होंने समझाई गुरुजी ने, अगर भाई तो ऐसा हो कि d का मान 0 से बड़ा आ जाए, मतलब 0 से बड़ा आ जाए, तो इसका मतलब है d धनात्मक होगा। यहाँ d धनात्मक होगा यहाँ अगर 0 से बड़ा है तो। ठीक है, चलो देखिए, ये कह रहा हूं मैं, ये जो d है अगर 0 से बड़ा है तो कन्फर्म है कि यहाँ d का मान धनात्मक होगा, d धनात्मक होगा।
और डी अगर धनात्मक होगा तो ये ऐसा जब ही संभव होगा जब बी स्क्वायर का मान बड़ा हो 4ac छोटा हो, या इसको दूसरी भाषा में यहाँ ऐसे भी कह सकते हैं कि बी स्क्वायर बड़ा हो 4ac से, तो ऐसा हो जाएगा कि डी धनात्मक हो जाएगा। तो फिर हम ऐसी स्थिति में हमेशा क्या कहते हैं, ऐसी स्थिति में हमेशा हम ये बोलते हैं फिर कि दो मूल जो हमारे होते हैं, दोनों मान या दोनों मूल हमेशा वास्तविक तो होंगे ही, वास्तविक तो होंगे ही, दोनों मान वास्तविक तो होंगे ही, और साथ ही साथ ये अलग अलग होंगे, समान नहीं होंगे बल्कि अलग अलग होंगे, असमान, अलग अलग कह लो, अलग अलग। इसे साफ दिख रहा है क्या? चलिए देखिए, वास्तविक और दोनों मान अलग अलग होंगे, ऐसा मैं कह रहा हूं, अलग अलग होंगे। थोड़ी देर मेरे साथ बने रहिए, इनके जब मैं एग्जांपल दूंगा 100% आपको समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा, ये पक्का है, ठीक है। तीसरी कहानी में ये ट्विस्ट है, अगर ऐसा आ जाए कि डी का मान 0 से छोटा आ जाए, तो 0 से छोटी कोई वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब है इनडायरेक्टली कि ये हमारा एक डी ऋणात्मक होगा। यहाँ ऐसी स्थिति में डी का मान ऋणात्मक निकल के आएगा, और ऋणात्मक हल जब ही आएगा ये निकलकर जब हमारे पास में बी स्क्वायर से बड़ा हो 4ac। समझ रहे हो ना? जब यहाँ 4ac अगर बड़ा हो जाएगा तो फिर माइनस की संख्या बड़ी हो जाएगी। फिर तो तुम्हारी समझ में आ गई होगी ये बात कि अब की बार बी स्क्वायर से बड़ा होगा यहाँ 4ac, और ऐसी स्थिति में कहेंगे कि मूल जो है वो हमेशा और हमेशा काल्पनिक होंगे। बस इसी काल्पनिक को मैं समझा रहा था आयोटा से कि ये आई में आएंगे, मूल काल्पनिक होंगे, मतलब इनका मान x के निकल तो जाएंगे पर वो x के दोनों मान आयोटा के संग आएंगे, आयोटा लग के आएगा उनमें, वो मूल काल्पनिक होंगे। फिर वो मूल चाहे समान आए चाहे असमान आए, थोड़ी सी देर के लिए बता रहा हूं मैं, तो फिर हम ऐसी स्थिति में बोलते हैं कि ये मूल काल्पनिक होंगे। तो तीनों कंडीशंस मैंने यहाँ समझा दी, तीनों कंडीशंस आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इन्हीं को ध्यान में रख के और हम फिर इनको देखेंगे, हल करेंगे। सीधा सीधा हमसे पूछता है, ऐसा नहीं कि हम x के मान निकाल के देखेंगे, जब हम बताएंगे कि ये मूल वास्तविक हैं या अलग अलग हैं तो वो यहाँ से समझ में आ जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए देखिए, मैं ये समझा रहा हूँ, अब एग्जाम्पल ले लो और कोशिश करो समझने की। मैंने क्वेश्चंस देके आपसे पूछ लिया कि कोई द्विघात समीकरण है 4x स्क्वायर माइनस के 5x, ठीक है, और प्लस के मान लो 7, ऐसे मैंने कह दिया और मैंने पूछा इस समीकरण के मूल कैसे होंगे। मैं ये पूछ रहा हूं मूल कैसे होंगे, ठीक है, मतलब ये न्यू पूछना चाह रहा है कि इसके जो मान आएंगे निकलकर वो वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, क्या होंगे, या फिर समान होंगे या असमान होंगे, ये ऐसे करके पूछ सकता है, ऐसे ऑप्शन वो दे देगा। तो मित्रों यहाँ हमें यहाँ x के मान निकालने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ सीधी सी मतलब है पहले a b और c की तुलना करो, और आपको दो चीज आपको पता होनी चाहिए, एक बी स्क्वायर एक 4ac, ठीक है। तो सीधा सीधा आप ज्यादा दिमाग ना लगाएं, आप विविक्तर निकाल लो, आपको अभी समझ में आ जाएगा। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये निकाल के रखो तो यहाँ से b की वैल्यू -5 और माइनस के 4 गुणा a की वैल्यू 4 है और ये 7 है, 25 आ गया यहाँ से, और माइनस के 4 चौक 16 सत्ते 112। अब तुम ही बताओ माइनस के 112 ज्यादा है या प्लस के 25? सर माइनस के ज्यादा है, तो वैल्यू माइनस में बच गई। अब जो भी बच जाए, अब तुम वैसे टाइम खराब करें तो कर लो, घटा के 12 में से 5 गए तो 7, 10 में से 2 गए तो चलो 8, 87 बोल दो। तो माइनस के जो 87 आ रहा है ये वैल्यू माइनस में आ रही है। अब मुझे बताओ अगर अंडर रूट में, ये एक्चुअल में अंडर रूट में तो लिखा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ये अंडर रूट में तो लिखा होता है, और अंडर रूट के भीतर अगर -87 आ जाएगा तो तुम बाकी चीज तो बाद में हल करोगे, पर -87 आ गया तो ये आयोटा में आ गया क्या मान? अब ये काल्पनिक मान आ गया क्या?
ये हाँ सर, तो इसका मतलब है कि इसके मूल कैसे होंगे, तो आंसर होगा इसके मूल काल्पनिक होंगे। तो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के देखो, उसी से समझ में आ जाएगा कि क्या कंडीशन है। समझ रहे हो ना? तो मैं क्या समझा रहा हूं, अगर इसकी वैल्यू सीधी सी बात है 0 आ जाए तो मूल समान होंगे, धनात्मक आ जाए तो मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे, और माइनस में आ जाए ये वैल्यू तो काल्पनिक होंगे। ये तीन बातें आपको समझ में आनी चाहिए। मैं क्या समझा रहा हूं फिर से समझ लो कि डी बराबर, अगर कोई बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के देख लेता है बच्चा, और उसको मान लो 0 निकल के आ गया इसका हल, तब तो सीधी सी बात है इसके मूल वास्तविक प्लस समान। दूसरी बात, अगर इसके धनात्मक हल आ गया, प्लस में आ गया, प्लस में, तो फिर कहना कि मूल वास्तविक तो होंगे ही परंतु असमान होंगे, अलग अलग। और अगर तीसरा रिजल्ट मान लो माइनस में आ गया, ये हल निकल के ये प्लस में आ जाए, माइनस में आ जाए, तो फिर तो काल्पनिक कहना सीधा। काल्पनिक मतलब आयोटा आई के रूप में फिर ये आंसर छूट जाएंगे। ये मैं तुमको समझा रहा हूं, यही तुम्हें प्रैक्टिस बार बार करनी है, और कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए जैसे मैंने अब की बार क्वेश्चन कह दिया, और इनके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे अप्रोच के सवाल बनते हैं, ध्यान रखना। एब्सेंट रखता है कुछ ना कुछ, के का मान अक्सर इनमें पूछता है। कल कराऊंगा वो सब सवाल में टोटल। अब कल से मेरी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं 1-2 दिन, बस इसके बाद अलजेब्रा खत्म, और फिर हमारा ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, मैंने कहा कि ये कोई समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस के, ठीक है, 6x प्लस के 9, ये कोई समीकरण है। के मूल कैसे होंगे, के मूल पूछ रहा है, के मूल कैसे होंगे, के मूल कैसे होंगे। ये यूं नहीं पूछ रहा है कि इसका मान निकालो, तुम निकाल भी सकते हो, मैं इतने आसान दे रहा हूं यहाँ। तो फिलहाल तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस केवल यहाँ से ए, यहाँ से बी, और जब यूं पूछे मूल कैसे होंगे तो इसी बात पे ध्यान लगाओ कि डी क्या निकल के आएगा। जैसा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये लो बी की वैल्यू तो -6, तो -6 का स्क्वायर, 4 गुणा ए की वैल्यू 1 है, और यहाँ से सी का मान 9 है, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 36, और यहाँ 9 चौका 36, 36 से 36 खत्म, 0 आ गया, डी का मान 0। अब मुझे बताओ, अगर डी का मान 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या है? आपको मैं पूछ रहा हूँ कि डी का मान अगर 0 आ जाए तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? ठीक है, आप कहोगे सर डी का मान 0 आ गया तो मूल वास्तविक तो है ही, साथ ही साथ समान भी होंगे। इसका मतलब है इसके दोनों मान समान आएंगे निकल के, चाहे तुम देख लेना, ये x-3 का होल स्क्वायर बनेगा, तो x का मान दोनों जगह से 3 ही निकल के आएगा। इनको कहते हैं मूल समान, x के दोनों मान समान हो जाना मूल समान कहलाता है। ठीक है, तो सबसे बढ़िया तो तरीका यही है, जब तुमसे ये पूछे मूल कैसे होंगे, या दूसरी कंडीशंस, मूल ये 0 कब आता है, तो जब आता है जब बी स्क्वायर और 4ac बराबर आ जाए। तो सर यहाँ वैसे ही तुम ऐसे भी करके देख सकते हो, 6 का स्क्वायर बराबर 4 गुणा, ठीक है, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 9, तो यहाँ से -6 का वर्ग 36, 9 चौका 36, तो ऐसे भी कह सकते हो 36 बराबर 36 आ रहा है। चलो मूल वास्तविक और काल्पनिक, वो वास्तविक और समान होंगे। इनसे ये फायदा हो जाता है कई बार, क्या हो सकता है कि तुम्हारे लिए यहाँ कोई ना कोई के वैल्यू छोड़ दे और कह दे कि इनके मूल, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, एक एग्जांपल दे देता हूँ कि क्वेश्चंस मैंने कह दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस के, इसी को दे रहा हूं मैं के एक्स प्लस के, चलो 9, के मूल, के दोनों मूल वास्तविक और समान है, के मूल वास्तविक प्लस समान है, तो बताइए के का मान क्या होगा? मैं पूछ रहा हूं, बताइए के का मान क्या होगा? एक तरीका तो यही है कि मूल वास्तविक और समान होते हैं जब डी बराबर 0 होता है, विविक्तर इसका 0 होता है, कहने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, विविक्तर का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा।
इसलिए बी स्क्वायर की वैल्यू 4ac आ जाएगी। ठीक है ना, ये बी स्क्वायर बराबर 4ac कैसे लिखते हैं समझ में अब आ गई होगी। या फिर डायरेक्ट याद रखो कि मूल वास्तविक और समान है तो बी स्क्वायर बराबर 4ac होगा, ये कन्फर्म है। अब तुम यहां से तुलना कर लो, ए ये बी है ये सी है। अब तुम यहां से बी का मान तो माइनस के रख दोगे, इसका होल स्क्वायर बराबर 4 गुणा ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 9, तो माइनस के का स्क्वायर करेंगे तो वही के का स्क्वायर आएगा बराबर 9 चौका 36। तो यहाँ से के का मान ध्यान रखना, अंडर रूट जब तुम 36 निकालोगे तो फिर ये प्लस और माइनस दोनों में आ सकता है निकल के, प्लस का भी 6 आ सकता है और मित्र माइनस का भी 6 आ सकता है के का मान निकल का। ठीक है, तो यहाँ के दो मान हो सकते हैं, माइनस के 6 प्लस के 6, ये हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा इस कंडीशंस पर। ठीक है, तो ये ऐसे टाइप में कल आपको कराने वाला हूँ 101%, बहुत सारे टाइप कराऊंगा, बहुत सारे सवाल कराऊंगा। आज तो मैंने आपको ये सब चीज़ समझा दी। ठीक है, चलिए और एक बार सुन लें, सोच लें, समझ लें क्या समझाया है मैंने आज। निष्कर्ष ये निकल के आया, अगर आज की क्लास देखेंगे तो आपको द्विघात समीकरण अगर समझ में आ गया होगा तो बड़ा इंपॉर्टेंट और सिंपल है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। अगर इसके दो मूल अल्फा और बीटा हो, अल्फा और बीटा हो, तो सबसे पहले दो कहानी तो आपको हमेशा निकाल के रखनी है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, इसे तो तुम संख्या मानना। दूसरा हमारा अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, इससे तुम गुणांक मानना। तो तुम्हारे उस टाइप के सभी सवाल हो जाएंगे जिनमें अक्सर तुमसे नेक्स्ट फिर पूछता है ऐसे करके, नेक्स्ट हमसे कुछ भी पूछ ले, एक बटे अल्फा एक बटे बीटा क्या होगा, ठीक है, या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, या अल्फा क्यू बीटा क्यू क्या होगा, या अल्फा माइनस के बीटा क्या होगा। ये ऐसे सवाल जो भी बनते हैं तुम्हारे एग्जाम में वो सब संख्या का वर्ग माइनस के 2 इंटू गुणांक करके या क्यू, वो सब उसी पैटर्न से निकलेंगे जो मैंने 1:1, 1:2 और 1:3 तुम्हारे लिए लगवाए थे। दूसरा स्पेशल, इसके दो मूल जब भी तुम्हें कोई दिए हों अल्फा और बीटा, और फिर हमसे द्विघात समीकरण, ये निष्कर्ष में समझा रहा हूं, द्विघात समीकरण पूछे तो एक्स स्क्वायर माइनस के दोनों मूलों का एक बार योगफल करो इंटू एक्स, और एक बार इन दोनों का गुणनफल कर लो 0। यहां से ये द्विघात समीकरण निकल जाता है। अब अल्फा बीटा दो मान देगा, कुछ भी दे दे, जैसे अल्फा की वैल्यू 5 दे दे, बीटा की वैल्यू 6 दे दे, अल्फा की वैल्यू कुछ भी 1/y दे दे, बीटा की वैल्यू 1/z दे दे, कुछ भी दे दे वो, तो यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा रख के द्विघात समीकरण निकाल लेते हैं। ठीक है, तीसरी कंडीशन मैंने आज आपको समझाई कि अगर इस तरीके से श्रीधराचार्य भी आप देखोगे तो ये श्रीधराचार्य नियम हमारा गुणनखंड भी करके देता है और साथ ही साथ एक्स के मान भी निकाल देता है किसी भी समीकरण के, चाहे हमें फैक्टर करना आता हो या नहीं आता हो। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एक बार धन चिन्ह ले लेना एक बार माइनस चिन्ह ले लेना, तो यहाँ से ये वाले फॉर्मूले भी समझ में आ जाएंगे, 1 नंबर और 2 नंबर कैसे निकले। ठीक है, उल्टा समझे तो श्रीधराचार्य मैंने आज आपको सिखाया ये चीज, और फिर से एक बार और बता देता हूं मैं, अगर ये अंडर रूट के भीतर की कोई संख्या अगर माइनस में आ गई तो काल्पनिक हो जाएगा, और नहीं वरना इसको विविक्तर से प्रदर्शित, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम एक संख्या से मान लेते हैं जिसे डी विविक्तर बोलते हैं। और एक पेपर में तो विविक्तर भी पूछा था और कुछ बच्चों को यही नहीं पता था कि विविक्तर होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेना। इस पर भी आपको 3 कंडीशंस मैंने बता दी थी, अगर डी का मान धनात्मक है, डी का मान धनात्मक है तो धनात्मक जब ही आएगा जब बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर बड़ा हो 4ac से, तो ये अपनी अपनी जगह कंडीशन काम आएंगे, ये बी स्क्वायर बराबर बड़ा 4ac से। तो मैंने बताया था कि मूल वास्तविक प्लस असमान अलग अलग, और दूसरे नंबर का पॉइंट अगर इसमें पढ़ना हो तुम्हें तो दूसरे नंबर का पॉइंट मैंने बताया था इसमें सेकंड, अगर डी का मान 0 आ जाए या इसको कहते हैं बी स्क्वायर बराबर 4ac आ जाए, ऐसे कह लो, तो हम कहते हैं मूल वास्तविक प्लस समान,
मूल वास्तविक प्लस समान, और तीसरी कंडीशन अगर डी का मान ऋणात्मक आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, और ऋणात्मक तो जब ही आएगा जब बी स्क्वायर छोटा हो, 4ac बड़ा हो, ये लो तो काल्पनिक होगा। तो फिर काल्पनिक होंगे मान, काल्पनिक का मतलब आंसर आयोटा में आना शुरू हो जाएंगे फिर। ठीक है, आज की ये मैंने आपको 3 रूल्स मैंने बड़े इंपॉर्टेंट बताए हैं, इनके ऊपर बहुत एग्जाम्पल दिए हैं, समझाएं, पूरा टाइम दे के समझाया है, पूरी मेहनत की गई है। आशा करता हूं कि आपको ये दोगा समीकरण पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, काफ़ी है इतना ही, ग्रुप डी एनटीपीसी के हिसाब से देखेंगे तो। और फिर मैं अब कल नेक्स्ट अपना जो अगला वीडियो आएगा, अब तुम्हारे लिए जो जितने भी सवाल एग्जाम में आए ग्रुप डी एनटीपीसी में, अब एक बार मैं उनकी प्रैक्टिस करवा दूंगा, फिर आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, अभी आपके कुछ ऐसे फॉर्मूले भी बच रहे हैं जो ए क्यू प्लस बी क्यू, तो इनको मैं क्वेश्चंस कराते समय उस टाइम सीधा सीधा समझा दूंगा, उसके लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कुछ इस फॉर्मूले पर आते हैं हमारे लिए सवाल, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस के 2 ए बी बी सी सी ए कह लो या ए सी कह लो। ठीक है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इन फॉर्मूलों पर तुम चिंता मत करो, मैं काम करवाऊंगा, एक वीडियो इन पर भी बना के दूंगा मैं। जितने भी फॉर्मूले से रिलेटेड सवाल बनते हैं ग्रुप डी एनटीपीसी में, उनके लिए मैं अपना स्पेशल वीडियो बना लूंगा। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये मैंने वैसे ही लिख दिए हैं ये फॉर्मूले। आपको मैं इन फॉर्मूलों को 100% बता दूंगा, परंतु कल मैं पहले मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास? उम्मीद है मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को इतना तो आए जितना आप एग्जाम में कर पाए। ठीक है, और बाकी का ज़्यादा गूढ़ ज्ञान में घुसना हो तो थोड़ा वेट करना, जब मैं सीजीएल का बैच लेके आऊँगा तो वहाँ हर छोटी छोटी बात तो मैं बताऊँगा ही, परंतु अच्छे लेवल भी आपके वहाँ बहुत सारे होंगे। वीडियो को फ्री में देखें तो देख लिया करो, तुम्हारी मर्जी है भाई, नहीं तो लाइक शेयर कमेंट ये तो बनती हैं अगर आप पढ़ रहे हो तो सच में। ठीक है, शेयर करना, लाइक करें तो कर देना, कमेंट करें तो कर देना। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू दोस्तों, मस्त रहो, खुश रहो, आज़ाद रहो, आबाद रहो। जय हो प्रभु, श्री राधे राधे। हर गुल में गुल खिले, हर गुल महक दे आपको, हम तो देने के काबिल ही क्या, देने वाला खुशियां हजार दे आपको। ये एक छोटी सी बात है, छोटी सी बात है। उस मोड़ से भी हम गुजरे हैं, जिस मोड़ पे सब लुट जाता है, लुट जाता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है, याद आता है। तुमसे मिलकर न जाने क्यों, एक तेरे सिवा इस दुनिया की हर चीज अधूरी लगती है। तुम पास हो मेरे आ जाते, नजदीक भी दूरी लगती है। जय हो प्रभु, श्री राधे राधे। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। गुनगुना देता हूँ बेटा, बुरा मत मानना, आदत है, अच्छी आदत है, आप भी गुनगुनाया करो, मस्त रहो, खुश रहो।